क्वेश्चन है 29 जुलाई इवनिंग शिफ्ट से, और यहाँ पर आपको आइडेंटिकल मेटल पेयर्स दे रखे हैं ए और बी, जो कुछ दूरी पे हैं, और उस वक्त पे जो रिपेल करते हैं उस फोर्स को बोला जाता है एफ, और ये इस वक्त में हवा में है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्पेयर जिसे सी बोल रखा है उसको लेके आए और पहले ए के साथ कांटेक्ट में किया, देन बी के साथ, और फाइनली उनकी मिड पॉइंट पे रख दिया। और अब आपसे पूछा गया कि सी के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। दिस इज ए एंड दिस वन इज बी स्पेयर, दोनों आइडेंटिकल हैं। लेट अस सपोज मैंने आइडेंटिकल चार्ज इस पर ले लिया और उस वक्त पर आर सेपरेशन है और बीच में हवा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड हो गया के क्यू स्क्वायर बाय आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स आपको एफ गिवन है। आपसे बोला गया भाई थर्ड स्पेयर सी लेके आए, ठीक है, ये ए था और ये बी था, सेपरेशन बिल्कुल सेम है, सी को लाके बीच में रखा है और टच भी किया ऑब्वियसली, उस पर भी हम बात करते हैं। तो ये एग्जैक्टली कुछ ऐसे रखा है, मान लीजिए ये बी था, आइडेंटिकल ही है, मेरे से छोटा बड़ा बन गया बट कोई बात नहीं। देखिए सी को पहले लाया है ए के साथ टच किया, देखिए सी अनचार्ज था बेटा, जब ए के साथ टच करेगा तो क्यू चार्ज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं। तो क्यू चार्ज जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मान लीजिए पहले इसके ऊपर क्यू चार्ज था तो अब Q/2 होगा और सी के ऊपर भी Q/2 होगा। लेकिन सी ऐसे ही नहीं रख दिया है, सी को बी के साथ भी टच किया है। तो देखो बी के ऊपर चार्ज पहले क्यू था, जब ये टच करा गया होगा तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q + Q/2, जो कि होता है 3Q/2। अब 3Q/2 इन दोनों पे मिला के चार्ज था, अब इनको अलग करेंगे या थोड़ी देर टच करने के बाद तो यही चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो 3Q/2 का अगर दो हिस्से करूं तो 3Q/4 होता है। तो यानी कि सेकंड केस में Q/2 चार्ज यहाँ ना लिख के हम लिखेंगे इसके ऊपर भी चार्ज 3Q/4 और सिमिलरली सी बी वाले के ऊपर भी चार्ज 3Q/4, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज के डिवीजन की। हाँ आइडेंटिकल थे तो कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जहाँ प्रॉब्लम पहले दोनों पे चार्ज क्यू की थी, अब क्या हो गया कि एक पे चार्ज Q/2, एक पे 3Q/4 और एक पे भी 3Q/4। अब सी के ऊपर आपको फोर्स बतानी है, तो देखिए दोनों ये रिपेल करेंगे सी को। अब Q/2 का मतलब होता है आधा, 3Q/4 का मतलब होता है 0.75 यानी आधे से बड़ा। तो देखिए ये दोनों जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये इसे रिपेल करता है तो इस तरफ फोर्स ऐसे लगाता है, ये इसे रिपेल करता है तो इधर जो हम फोर्स का एरो बनाएंगे थोड़ा छोटा बनाएंगे, नेट फोर्स इधर की तरफ ही होगी, क्योंकि देखिए सेपरेशन बराबर है तो टोटली डिपेंडेंस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे होगी। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू इन दोनों पेयर का। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि नेट फोर्स इधर लगी, अब बस हमें वो मैग्नीट्यूड बताना है नेट फोर्स का। लेकिन ऑप्शन को अगर देखिए तो एफ के साथ ही कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आप सॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा उसे लास्ट में इसके साथ कंपेयर करके लिखेंगे तो वो भी इन टर्म्स ऑफ एफ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं ये है FCA, इस वाली फोर्स का नाम है FC पे जो B की वजह से लग रही है। तो जब हम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हम FCB कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन होगा K कांस्टेंट और इन दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखो 3Q/4 3Q/4 यानी कि 9Q²/4, ठीक है। अब सेपरेशन R/2 है तो उसका स्क्वायर भी होना है तो वो हो जाएगा R² और यहाँ पर 4। तो देखो ये ऐसे ही कट सकता है, ये हो गया आपका K 9KQ²/R², ठीक है। तो हमारे पास FC भी आ गया। अब FCB के बाद FCA, तो C और A के बीच में, तो वहाँ C और A के बीच में हम देखते हैं चार्ज Q/2 और 3Q/4 है। तो पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं K, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई करनी है 3Q²/8, 3Q²/8 और अगेन R/2 इनका सेपरेशन है तो R/2 का स्क्वायर, तो R² और यहाँ पर 4, यहाँ दोबारा देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बन गया आपका K 3Q² और यहाँ पे नीचे 2R²। अब हमें पहले एनालिसिस से पता चल गया है कि FCB बड़ा है, FCB में से FCA घटा देंगे तो नहीं, अगर हम इन्हें माइनस करें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। FCB को हम माइनस कर देंगे FCA से, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। वेक्टर की तरीके से माइनस कर सकते हैं बिकॉज लीनियर वेक्टर जब होते हैं तो एडिशन बिल्कुल अलजेब्रिक तरीके से ही हो जाता है।
अब आप यहाँ पे देखिए एफ सी बी को आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर को बेटा कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दोनों ही टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऊपर है 9 और नीचे वाले के लिए है 3/2। ठीक है, आई थिंक यही है, यहाँ पे और कोई एक्सप्रेशन नहीं है। 4 9 क्यू स्क्वायर बाय, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए 9 क्यू स्क्वायर और ये 4 4 जा 16 होना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई थिंक ये गलती हुई है, यहाँ पे 16 आता तो ये 4 बन जाए 4 और यहाँ पे एक 4 टर्म रहती, तो हमारा उससे सॉल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता, 9/4 है ना, तो यहाँ पे भी हमें 4 लिखना पड़ता। ठीक है, देखिए क्यों आया ये 3Q इंटू 3Q 9Q स्क्वायर और नीचे 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें बस जस्ट समराइज से सॉल्व करना है। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को तो हम एफ लिख सकते हैं, बाकी ये टर्म सॉल्व करते हैं हम। देखिए मैं यहाँ इसे ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ गया आपका के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व करें, देखिए एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ 4 आ गया इन दोनों का, यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6, तो बेसिकली ये आ गया आपका 9 माइनस 6 यानी कि 3/4। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू बाय स्क्वायर जो है बेटा उसकी जगह पे तो एफ लिख सकते हैं, तो ये हो गया एफ और इस टर्म को क्या बोला हमने 3/4। तो ये जो नई फोर्स आई है इन दोनों के बीच में, जिसको हम ये एफ सी बी माइनस एफ सी एफ डैश बोलेंगे, वो है 3/4 एफ के बराबर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको आई थिंक बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा है। एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, चार्जिंग बाय जिसे कहते हैं कंडक्शन, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है लेकिन आ जाती है जेई मेंस में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जेई मेन 29 जुलाई को। ये क्वेश्चन जो है एक स्टैंडर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर गॉस लॉ का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये एक अपने आप में यूनिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी ऐसे इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, आप इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशंस में जो भी चार्ज डेंसिटी होगी, देखिए सबसे पहली बात ये एक इंसुलेटेड बॉल होगी, इसके अंदर भी चार्ज है, ये कोई शेल नहीं है कि चार्ज सरफेस पे है, अंदर भी चार्ज है, और उस चार्ज की वेरिएशन यानी वो चार्ज कैसे इसके अंदर फैला हुआ है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। अब ये इक्वेशन अंग्रेजी में लिखा है स्पेरिकल सिमेट्रिक। आपको मैथमेटिकली भी पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर वो फंक्शन है आर का, फंक्शन है नहीं, उसके फॉर्मूले में आपको आर दिख रहा है, छोटा वाला आर। ये छोटा वाला आर क्या है, जो यहाँ से मेजर होता है, देखिए ये आर है, यहाँ तक जाते जाते ये कैपिटल आर ही बन जाता है, यानी 0 से स्टार्ट होता है और रेडियस तक चला जाता है। अगर इस पे डिपेंड करता है तो उसको स्पेरिकल सिमेट्रिक ही बोलते हैं। अब इसकी खासियत क्या है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की? इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की खासियत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरीके से बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड एट, ऐसे लिख देता हूं, एट फिक्स्ड आर। यानी अगर आपका एज लॉन्ग एज ये आर फिक्स है तो जो भी इसके आसपास फील्ड बनेगी, जब तक आप आर फिक्स रखेंगे और पूरा घूम जाइए 360 डिग्री, ठीक है, मतलब मल्टीपल 3D फिगर है ना, ये स्पेयर है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स मिलेगी। अब इसका बेनिफिट हम गॉस लॉ के तरीके से उठा सकते हैं। देखिए हमसे पूछा भी इस क्वेश्चन में यही गया है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे जो कि कैपिटल आर से छोटा है, यानी इनसाइड दिस सेल, आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर फिक्स्ड आर। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर गॉस लॉ अगर हम लगाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ सिमेट्रिकल केसेस में बहुत ही यूजफुल है। हम जानते हैं वो होता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब क्योंकि स्पेरिकल सिमेट्री है और एक फिक्स आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फिक्स होगी, तो बच्चों अब इसमें से E जो है बाहर निकाला जा सकता है। और जो स्पेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि जो एरिया वेक्टर बनेगा, यहाँ पे आप जो भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे यूजुअली वो स्पेरिकल ही आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। तो ds वेक्टर और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में हमेशा एंगल वो 0 ही मिलेगा आपको, जैसा कि जनरली डेरिवेशन में होता है। ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस एक्सप्रेशन से बाहर इसीलिए आ पा रही है क्योंकि ये स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है।
यानी कि अब मैं ई डॉट डी एस कॉस 0 करके बंद करूंगा, मैं ई को बाहर लिख सकता हूँ, ये बचेगा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो कि बन जाएगा कि ये डी एस वेक्टर क्या होगा, जिस भी जगह पे आप कोई सरफेस बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आपको निकालना है, तो ये जो डी एस गॉसियन सरफेस आपने बनाई, इसका होगा एरिया 4πr²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल एक्सप्रेशन बन गया वो है क्यू इनक्लोज्ड बाय 4πr² बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 4πr² आया इस डी एस के लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको लग रहा होगा बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा है, तो देखिए स्पेरिकल सिमेट्री में इसीलिए पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले भी वैलिड है। आपने देखा होगा जब भी क्वेश्चन आता है पॉइंट चार्ज का, या फिर क्वेश्चन में लिखा होता है 2 शेल हैं, तो हम बिल्कुल बेधड़क पिछले क्वेश्चन में हमने कूलम्स लॉ लगा दिया, क्योंकि पॉइंट चार्ज और स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज दोनों पे कूलम्स लॉ वैलिड है। यहाँ पे हमारा गॉस लॉ से भी रिलेशन कुछ वैसा आ गया। अब इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन में ये फंक्शन कुछ और है, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए आप ऐसे भी दिया हो सकता है रो इज इक्वल टू अल्फा बाय r², भाई रो फंक्शन है r, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। कुछ भी दे सकता है रो रूट r, तब भी ये वैलिड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वैरायटी चेंज होती जाएगी, कंसेप्ट यूनिकली यही रहने वाला है। अब देखिए सॉल्व देखते हैं, इससे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना, यानी अगर हमें पता चल जाए किसी भी क्वेश्चन में क्यू इनक्लोज, तो हम आराम से कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे जरा देखो कि क्यू इनक्लोज निकालने का तरीका क्या है। हम जानते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूम पे डिफाइंड होती है, तो रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी। अब ये v क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट, तो यहाँ पे डी क्यू अगर मैं बोलूँ तो बेटा वो हो जाएगा रो डी वी। और अगर मैं बोलूँ कि पूरा चार्ज बताना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे, प्रोवाइडेड जिस रेंज में आपको चार्ज निकालना है, तो ये आपको मिल जाएगा क्यू इनक्लोज्ड, और यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर रेंज होगी रो डी वी। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को जरा हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इनसाइड निकालना, यानी इनसाइड फील्ड निकालनी, तो जब भी आप इनसाइड की बात करेंगे तो क्यू इनक्लोज निकालने के लिए आपकी जो लिमिट होगी, देखिए इनसाइड चार्ज कहाँ पे होगा। मान लीजिए आप कहते हैं यहाँ पे इसने बोला आपको फील्ड निकालने के, तो आप यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और इस गॉसियन सरफेस को बनाने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चार्ज इस रीजन में आए, ठीक है, मैं उसी चार्ज को लूँ, इस रीजन में जो भी चार्ज आए मैं उसी चार्ज को लूँ। तो वो कैसे मिलेगा आप लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से छोटे r तक रो डी बी, ठीक है। और अगर ऐसे ही आउटसाइड के लिए करना हो तो भी आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आउटसाइड जब आप जाएंगे बेटा, आउटसाइड के लिए आपको क्यू इनक्लोज चाहिए, तो इस रेंज के बाद, इस r डिस्टेंस के बाद तो कुछ भी नहीं है, मतलब चार्ज तो नहीं है, अब तो वैक्यूम शुरू हो गया या कोई भी मीडियम शुरू हो गया। तो टोटल चार्ज की जो मैक्सिमम लिमिट है वो r तक ही है। तो आउटसाइड के लिए जो क्यू इनक्लोज निकाला जाता है हमेशा वो निकाला जाता है 0 से लेके कैपिटल R रो डी वी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनसाइड के लिए छोटा r और आउटसाइड के लिए मैक्सिमम बड़ा R, क्योंकि उसके बाहर चार्ज है ही नहीं। तो इन दोनों मेथड से आपको इनसाइड या फिर टोटल चार्ज पता चल जाएगा। अब बात आई इस dv के ऊपर। ये dv है क्या है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। अब देखिए इसके ऊपर बात करते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमसे इनसाइड के लिए पूछा है, हम इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आउटसाइड वाले मैंने आपको हिंट दे दिया। देखो हम क्या करेंगे, जैसे इनसाइड हमें बताया तो हमने ये बनाई एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इसका हमने क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस नहीं है ये, बेसिकली हम अभी चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने एक छोटा सा रीजन लिया है यहाँ पर, ये रीजन है आपका छोटा सा। इसमें देखिए एक छोटी सी हमने जो है इसे कह देते हैं एक स्पेयर के अंदर शेल बनाई है, जिसकी अपनी एक थिकनेस है। अब इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, ये छोटा एलिमेंट जो वॉल्यूम का, वो कैसे निकाला जाएगा। इसका बेटा अपना जो सरफेस एरिया है किसी शेल का क्या होता है, 4πr²। हम फाइंड कर रहे हैं कि चार्ज कितना होगा इतने से, अगर एक सेल का एलिमेंट हम बना रहे हैं ना। अब इसकी थिकनेस कितनी है, हमने थिकनेस इसकी लिए dr, देखो ये दिखा रखी है मैंने, छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रही इसकी थिकनेस, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है उसे मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो ये हो गया एरिया, ये हो गई उसकी थिकनेस। तो देखिए एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और थिकनेस की बन गई मीटर, तो ये बेसिकली वॉल्यूम ही हो गया। तो इस पूरी क्वांटिटी को dv बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके के स्पेरिकल सिमेट्रिक क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होते हैं, मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ आपको समझाते हुए, क्यों इनक्लोज में यहाँ पे बेटा रो और dv की जगह आएगा 4πr² dr।
ये इंटीग्रेशन 0 से जिस रेंज तक आप जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो आर है ये लेस देन कैपिटल आर ही है, इनसाइड की बात कर रहे हूँ। अब बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लग रहा होगा आपको बड़ा, लेकिन ये कुछ भी नहीं करना होता एग्जाम में, हमें बस ये मेमोराइज करना और सीधा ये फॉर्मूला, यानी पहला स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। बोर्ड में ये सवाल आता नहीं है, सीधा एनसीईआरटी या कह दीजिए जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, तो पहला स्टेप ये और दूसरा ये, बाकी सब आपके एक्सप्लेनेशन के स्टेप थे। अब बस आप रो जो आपको गिवन है उसे यहाँ पे पॉइंट आउट करो, आपका काम हो गया। जैसे हमें गिवन है रो की वैल्यू, रो इज इक्वल टू रो नॉट 3/4 माइनस आर बाय आर, ये मैंने अपने लिए लिख लिया, आप लोगों को वहाँ दिख ही रहा होगा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वैल्यू को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और अपना क्यू इनक्लोज निकालेंगे। तो देखिए क्यू इनक्लोज क्या हो गया आपका, रो की जगह हमने ये सब वैल्यू डालनी है, तो रो नॉट बाहर आ जाएगा बेटा, और 4 पाई भी बाहर आ सकता है। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 3/4 लिखा मैंने, और आर स्क्वायर डी आर अंदर बचा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर, फिर अगली क्वांटिटी है माइनस इंटीग्रेशन आर बाय कैपिटल आर, और अगेन आर स्क्वायर बाय डी आर बचा है, ठीक है। तो ये दोनों ही इंटीग्रेशन 0 से लेके स्मॉल आर तक हैं, 0 से लेके स्मॉल आर तक। अब क्या करता हूँ, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रो नॉट 4 पाई, यहाँ पे 3 बाय ये, अब क्योंकि ये रो नॉट 4 पाई दोनों ही क्वांटिटी के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बस ये मिस्टेक से बचना है आपने। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3/4 बेटा बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन बहुत बार क्या होगा, r³ बाय 3 माइनस करूँगा, यहाँ पे r³ है, r³ का मतलब क्या हो गया, देखो 1/r तो कांस्टेंट है बेटा, वो तो बाहर आ जाएगा। r³ का मतलब r⁴/4, इंटीग्रेशन ऑफ r³ dr का मतलब r⁴/4, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज ऐसे काट दें, 3 से 3 कट गया, यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, 4 एक कॉमन बाहर आ सकता है और r³ कॉमन बाहर आ सकता है, तो मैं देखो यहीं कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बचे। रो यहाँ से 4 पाई और यहाँ से 4 कॉमन, और सिमिलरली यहाँ से मैं r³ कॉमन ले रहा हूँ बेटा। r³ कॉमन लेते ही मेरे पास यहाँ बचा 1 माइनस, और r³ आ गया है कॉमन, तो यहाँ पे r और 4 भी आ चुका है, r बाय कैपिटल आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास अब रो 4/4, ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो रो पाई नॉट r³ ये मेरे पास क्यू इनक्लोज्ड आ गया। अब मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे पता है कि E निकालने के लिए स्पेरिकल सिमेट्री, यहाँ पे E इनसाइड ही निकाल रहे हैं, होता है फॉर्मूला क्यू इनक्लोज्ड, यहाँ ले जाते हैं हम बाय 4 पाई r² तो मैं यहाँ पे क्यू इनक्लोज की जगह क्या लिख रहा हूँ, मेरे को बस ध्यान से, रो नॉट पाई r³, और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे 1 माइनस r/r, और अब मेरे को नीचे लिखनी है ये टर्म 4 पाई r²/ε0, ठीक है। मेरे r को जरा ध्यान से देखना, पाई लगता है कई बार। अब ये पाई से पाई कट गया, यहाँ पे रो नॉट, और ये r² से ये कट गया, ये हो गया रो नॉट r 4ε0 1 माइनस r/। तो कोई भी एक्सप्रेशन देखो, रो नॉट के साथ आ रहा है नीचे 4 और 1 माइनस r/r, आई थिंक ये देखिए आप ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोनों एक साथ दिख पाए आपको इस बोर्ड में, तो देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है एक टाइम पे, ये ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन से, ठीक है। मैं फिर एक बार समराइज कर दूं, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप ये होगा, अगर आप ये सब मिटा दो तो पहले के बाद दूसरा स्टेप ये है। और एक और चीज़ नोटिस करो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे एक रिजल्ट मैं आपको लिख देता हूँ कि अगर रो फंक्शन, रो की जो पावर है वो r⁴n पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगी वो r⁴n+1 वेरिएशन पे आएगी, ठीक है। और E आउटसाइड जो होगी वो हमेशा 1/r² की वेरिएशन दिखाएगी। अभी भी आप चेक करो, आपके जो फाइनल सॉल्यूशन में, मान लीजिए हमने तो दिखाई दिया आपको, ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहाँ जरा r की पावर काउंट करो, r × r, r² हो रहा है ना,
गिवन आपको r की पावर 1 थी तो सॉल्यूशन में r की पावर 2 आएगी। अब यहाँ पे क्योंकि सारे सॉल्यूशन में थी तो हम चेक नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर कभी कोई MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे r की पावर सी ज़्यादा दे रखी है तो आप इस ट्रिक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अब आपका होमवर्क है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालिए। टेक्निक यही रहने वाली है, बस इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क आएगा कि ये इंटीग्रेशन जो पहले चार्ज इनक्लोज का 0 से छोटे r तक जा रहा था, ये 0 से कैपिटल R तक जाएगा। और वेरीफाई करिए कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।